ट्रंप ने ये कहा था कि मेरी पीएम मोदी से बात हुई है और वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच होता तो दिख नहीं लगा है। इस बात को हम कैसे समझाने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन को? Dangerous to be enemy of America, but fatal to be friend. ये वही इमरान खान बगल में खड़े थे पुतिन के, अब वो जेल में हैं। देखिए क्या क्या खबरें आ रही हैं। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया, फिर वहाँ पे भी तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे हैरानी हुई। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जिस ढंग का स्टेटमेंट देना शुरू किया, उन्होंने बोला कि वो प्रधानमंत्री मोदी को तो पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहे तो वहाँ पे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप तेल खरीदना बंद कर रहे हैं रूस से, तो आप पुतिन को शायद ये समझाएंगे कि हम आपसे भले ही तेल ना लें, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं से बराबर कर लेंगे। और हम पुतिन को खुश क्यों करेंगे? पुतिन को खुश करना हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारा तो यह है कि दूसरी तरफ यूक्रेन में भी अब राजनीतिक संकट गहरा रहा है, वहां पर इस्तीफे चल रहे हैं, तो एक तरफ पीस डील भी होती नहीं दिख रही है। तो रूस और अमेरिका करीब कैसे आएंगे जब ये पीस डील नहीं होगी? अमेरिका जब भी चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, ट्रंप जेलेंस्की को हटा सकता है। मैं बता दूं, अंदर से भी जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी दबाव है और उनको लग रहा है कि इस युद्ध से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो काफी डिमांड है जेलेंस्की को चेंज करने की इंटरनली भी। तो कोई भविष्यवाणी कीजिए फिर, कितने दिन में कीव का गढ़ गिरेगा या पीस डील हो जाएगी? आपको लग रहा है कुछ? अमेरिका भी तो करीब आने की कोशिश करे, यह भी तो देखें। अब पुतिन के साथ सीधा डील करना चाह रहे हैं। अब विश्व की जो राजनीति है वो बदलने वाली है। मॉस्को से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करूं। और ये सलामी होगी 4 और 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन के हिस्से आएगी, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद वो पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। हालांकि 2000 से, साल 2000 से और अब तक ये सिलसिला लगातार जारी था। कभी मॉस्को वाले हमारे यहाँ आते थे, दिल्ली वाले वहाँ जाते थे, हर साल कोई ना कोई इधर से उधर जाता था। लेकिन 23वीं मुलाकात होगी अब। बीच में 2 साल रुक गई यूक्रेन वॉर की वजह से। पहले भारत की तरफ से कोई नहीं गया, फिर रूस की तरफ से कोई नहीं आया, मगर अब फाइनली ये सिलसिला फिर से जुड़ जाएगा जब राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर की शाम को नई दिल्ली की धरती पर लैंड करेंगे। इस हफ्ते 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं। पहली तो यही जो मैंने आपको बताई, और दूसरी एक घट चुकी है। फ्लोरिडा में 2 टीमें बैठी हैं यूक्रेन पीस डील पर, एक तरफ यूएस और एक तरफ यूक्रेन के प्रतिनिधि, लेकिन बात बन नहीं रही है। अब सबकी नजरें हैं पुतिन की तरफ, क्योंकि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस बीच क्या घटेगा क्या नहीं घटेगा, बहुत फर्क पड़ सकता है इन बातचीत पर। तो देखिए कैसी दुनिया है, कहाँ फ्लोरिडा, कहाँ नई दिल्ली। लेकिन जो नई दिल्ली में होगा उसका असर हो सकता है पीस डील पर पड़े, पीस डील में होने वाली बातचीत का असर हो सकता है नई दिल्ली में इन 2 दोस्तों के बीच पड़े। तो यही है खूबसूरती और दुर्भाग्य भी जियोपॉलिटिक्स का। तो इस पूरे समीकरण पर बात करने के लिए पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के इस शो में एक बार फिर से स्वागत है हमारे जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार जी का। एक बार फिर से अब सर, दुनिया काफ़ी बदल गई है पिछली बार से, जब हमने बात की थी उससे अब तक। जी, मालूम नहीं था कि पुतिन से दिल्ली में मुलाकात नरेंद्र मोदी की जल्दी होगी, लेकिन अब होने जा रही है। हालांकि इस बीच जल्दी जल्दी 2 मुलाकातें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से मुलाकातें की हैं, और तभी लगने लगा था, जो फुटेज आ रही थी, विजुअल आ रहे थे, कि भारत रूस के बहुत करीब जा रहा है, जो 2 साल पहले ऐसा लग नहीं रहा था, जी, क्योंकि हमारी ही तरफ से कोई नहीं गया था रूस। तो ऐसे में ये दौरा जो पुतिन का होने वाला है, आप कितना इंपॉर्टेंट इसे मान रहे हैं? शुक्रिया बुलाने के लिए। मैं आपके प्रोग्राम तीसरी बार हूँ। एक बार कोविड के समय में, बाद में ब्रिक्स पे, और अभी फिर से आया हूँ। तो मैं बता दूं कि यह जो विजिट है नितिन, ये भारत के दृष्टिकोण से भी और रूस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से 3 प्रमुख कारण हैं। डिफेंस डील इत्यादि तो हैं ही, बायलैटरल इश्यूज हैं ही। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट जो हो रहा है 2021 के बाद, लगभग 4 साल के गैप के बाद आप हो रहा है। अब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच में एक एनुअल समिट फॉर्मेट का डायलॉग होता है, और इस डायलॉग की शुरुआत भी पुतिन ने ही की थी 2000 में, जब वो आए थे दिल्ली, तो उस समय से चल रही है। और 23वीं मीटिंग हो रही है। मतलब बीच में कुछ मिस हो गए हैं, आपको लग रहा होगा कि 23-25वां क्यों नहीं। तो उसके कारण से चूँकि गैप हो गया था, और गैप होने का कारण था कि रूस वहाँ पे यूक्रेन युद्ध में वहाँ पे व्यस्त था,
और भारत भी उस ढंग से इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो इस कारण से कुछ लोगों को लगने लगा था कि शायद दोनों देशों के रिश्तों में शायद खटास आ गई हो। तो पहला तो यह कि जो इतने गैप के बाद आ रहा है, इस कारण से महत्वपूर्ण है। दूसरा कि अभी आपने देखा कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने परेशान कर रखा है। उसमें भारत भी परेशान है। जो टैरिफ उन्होंने लगा दिया, उसमें यह कह के टैरिफ लगा दिया कि 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो आप रूस से चूँकि एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण से आपको लगाया गया है। तो 25 + 25 मतलब 50% का जो टैरिफ इंडिया में चल रहा है, हालांकि उसका असर अभी की तुरंत तो दिखने को नहीं मिला। आपका ग्रोथ एक्सपोर्ट भी अभी इस मंथ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया है तो उसमें चूँकि रूस उसमें इन्वॉल्व है, रूस और भारत दोनों के ट्रेड इन्वॉल्व है, तो इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सिंबॉलिक है, ये रूस के लिए भी सिंबॉलिक है और भारत के लिए भी है, क्योंकि ये वेस्टर्न पॉलिसीज़ देखेंगे जो वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, कि रूस को चाहता है कि उस पर सैंक्शन लगे। प्रेसिडेंट पुतिन को जो ग्लोबल साउथ है उससे कनेक्ट नहीं करने दिया जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने वेस्ट विजिट नहीं किया है 2021 जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत है। तो वैसे में जो उनकी आइसोलेशन की पॉलिसी और सैंक्शन की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं सक्सीड होती नहीं नजर आ रही। वो उनके खिलाफ वारंट भी तो हैं। पुतिन वो तो वारंट तो उन सारे देशों में है जहाँ पे कि आईसीसी के जो मेंबर हैं जो मानते हैं, और मंगोलिया तो मेंबर है उसका, उसके बाद भी वहाँ पे विजिट किए थे। तो वारंट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर वो चाहें तो वहाँ विजिट कर लेंगे, वो कोई देश अरेस्ट उनको नहीं करेगा। लेकिन यह है कि इन 3 कारणों से, मतलब एक तो गैप वाला फैक्टर, दूसरा कि ट्रंप वाला फैक्टर, और तीसरा कि जो वेस्टर्न आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी उसको वो लग रहा है कि वेस्ट को अब लग रहा है कि ये दोनों देश तो करीब जा रहे हैं, सैंक्शन को भी नहीं मान रहे हैं और एक रेड कारपेट भी रोल आउट कर रहे हैं पुतिन के लिए। तो उससे एक मैसेज यह जाता है, रूस यह बताना चाह रहा है पश्चिमी देशों को कि रूस आइसोलेटेड नहीं है। भारत जैसा देश, भारत जो एक डेमोक्रेसी है, ग्लोबल साउथ का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है डेमोक्रेसी के रूप में, और वह भी उसको वेलकम कर रहा है। तो जो पश्चिमी जो प्रजातांत्रिक देश है उनको लगता है कि एक प्रजातांत्रिक देश इस ढंग से रूस के साथ कैसे इतना अच्छा संबंध रख सकता है। तो और रूस में जाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन तो क्या बताएंगे कि देखो भारत जैसा देश हमको वेलकम कर रहा है, ग्रोइंग कंट्री है, प्रजातंत्र है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। भारत क्या बताएगा? भारत यह बताएगा पूरे विश्व को कि देखो हम अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमी दबाव में नहीं आ रहे हैं, और हमारी जो पॉलिसी है जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, तो वो बरकरार है। तो ये दोनों देश एक इंपॉर्टेंट सिग्नल भी भेजने वाले हैं वो पश्चिमी देशों को। तो इन 3 कारणों से मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज भी हैं उसमें, बता दूं। बायलैटरल इश्यूज में जैसे डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, या फिर जो इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो एनर्जी का जो ट्रेड अभी कम होना शुरू हो गया है टैरिफ के बाद से, तो उसमें क्या इश्यूज होगा। रूबल में ट्रेड होता है हमारा, मैं आपको बता दूं, और ये नई शुरुआत है। सोवियत यूनियन में ऐसा होता था और अभी फिर से एक नई शुरुआत है। तो रूबल के जो इश्यूज हैं कि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम काफ़ी कम कर रहे हैं, मतलब 70 बिलियन का अगर ट्रेड है तो केवल 5 बिलियन का हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 65 बिलियन तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो आप चूँकि रूबल में हो रहा है तो रूस रुपीज़ में लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको हार्ड करेंसी चाहिए। रेनमिनबी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें हम देना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से वो भी इशू है कि किस ढंग से उसको रीपे किया जाए। और एक नया मुद्दा जो अभी आया है कि भारत से बहुत सारे वर्कर्स रूस जा रहे हैं, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं। पिछले साल का जो इस साल का ही रूस का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि लगभग 75,000 हमारे वर्कर इस साल गए हैं, और पूरी संख्या जो है लगभग 2,29,000 के आसपास बताई जा रही है। पिछले 2 साल में वहाँ पे गए हैं। वो कहाँ से गए हैं? बिहार, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादि से गए हैं, क्योंकि वहाँ वर्कर्स की कमी है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। तो ये सारे इश्यूज अभी डिस्कस होंगे प्रेसिडेंट पुतिन जो यहाँ पे आ रहे हैं उसमें। हालांकि पुतिन भले ही एक लंबे अरसे के बाद आ रहे हो, 2-3 साल हो गया, 4 साल आप कह ही रहे हैं, लेकिन इस बार पुतिन मोदी की इस दौरान कई बार मुलाकात हुई। ब्रिक्स समिट में हुई, रशिया में ही हुई थी, कजान में गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और मॉस्को में लगातार हमारे डिप्लोमेट्स का आना जाना लगा रहा। मोदी तो उनसे खैर चीन में भी मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि रूस की और भारत की कोई बातचीत नहीं है, वो है। लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा वक्त भी बीच बीच में आया है जब भारत को कई बार ये दिखाना पड़ा कि वो रूस से इतना भी क्लोज नहीं है, क्योंकि रूस अपने आप को यूक्रेन की वॉर में उसने फंसा लिया था, ऐसा हुआ?
देखिए एक ये बहुत ही एक टेक्निकल एक हाँ। अंडरस्टैंडिंग है, नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग यह है कि जहाँ तक यूक्रेन का इशू है, जहाँ पे कि भारत ने कभी रूस को कंडेम नहीं किया है। जो रूस ने वहाँ पे आक्रमण किया, यूक्रेन का जो टेरिटरी कैप्चर कर लिया, तो वहाँ पे कभी भारत ने उसकी भर्त्सना नहीं की। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग भी हो रहे थे, तो उस वोटिंग में भी भारत ने एक पर्टिकुलर बूचा का इशू था, उसको छोड़ के सारे जो रिजोल्यूशन थे उससे एब्सटेन किया है। और भारत यह भी मानता है कि भारत का क्राइमिया में लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, लेकिन भारत यह भी कई बार इनडायरेक्टली बहुत ही सटल तरीके से बोलने की कोशिश करता है कि किसी भी देश की सॉवरेंटी को इनक्रोच नहीं करना चाहिए, और वो जाता है यूक्रेन के फेवर में। और रूस ऑब्वियसली आइसोलेटेड है, तो रूस हर एक ढंग की कॉपरेशन एक्सपेक्ट करता है भारत से। जैसे वो रूस तो यह भी चाहता है कि भारत उनके साथ पूरी तरह से सपोर्ट करे। रूस अगर आर्म्स सप्लाई करता है तो कुछ आर्म्स वापस भी रूस को मिल जाए जो कि वो यूज़ कर सकता है इत्यादि, कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाए, वो सारा चीज़ चाहता है। लेकिन कभी भी हमने डिफेंस सप्लाई वहाँ पर नहीं किया, रूस को नहीं किया। लेकिन तो एक तरह से, और चूंकि एनुअल समिट मीटिंग में ये होता है कि जब दो लीडर प्रेसिडेंट पुतिन और रूस प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी करीब भी हैं, आपको बता दूं पर्सनल लेवल पे भी दोनों में एक तरह से कैमरेडरी है, एक तरह से दोस्ती है। और जैसा कि आपने बताया कि ब्रिक्स में मिले, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चीन में हुई, वहाँ पे भी मिले। उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी तो रूस भी गए थे, तो वहाँ भी मिले। तो वो मीटिंग्स होते रहे हैं, लेकिन चूंकि एनुअल समिट मीटिंग नहीं हो रहा था, तो इस ढंग के सवाल उठने शुरू हो गए थे कि शायद मतलब कुछ ना कुछ वो पश्चिमी देशों का दबाव है। और दबाव था, मैं बता दूं कि दबाव पूरी तरह से था। पश्चिमी देश तो यह चाहते थे कि पूरा डिफेंस डील बंद हो जाए, कोई भी इंपोर्ट वहाँ से तेल का भारत नहीं करे, और रूस के साथ रिश्ते, चूँकि एक प्रजातांत्रिक देश है तो प्रजातंत्र, दो पश्चिमी देशों का प्रजातंत्र है उसके, तो इस ढंग से दबाव बनाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी, अमेरिका के द्वारा भी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भारत दबाव पे नहीं आया। नहीं तो क्या तेल खरीदना हम जारी रखेंगे? हम तो चाहेंगे कि अभी भी तेल खरीदना जारी रखें, लेकिन अब दिक्कत यह है कि चूंकि यहाँ से भारत में जो है आपका जो इंपोर्ट होता है वो प्राइवेट कंपनीज करते हैं। थोड़ा सा ओएनजी करता था, लेकिन ज़्यादा जो इंपोर्ट हुआ था वो प्राइवेट प्लेयर्स, रिलायंस के द्वारा हो रहा था। अब रिलायंस के साथ दिक्कत यह है कि रिलायंस का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो रिलायंस अगर यहाँ से तेल लेगा वहाँ पे रोजनेफ्ट या लुकोइल, जिसको कि सैंक्शन कर दिया गया वहाँ से रूस में, तो वहाँ से अगर उनसे अगर तेल खरीदता है तो इस पर अब सेकेंडरी सैंक्शन लग जाएंगे, यानी कि आप वो अमेरिका से वो फिर ट्रेड नहीं कर पाएगा, यूरोपियन कंट्री से ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो ये रिलायंस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे में होता क्या है कि उसका एक थर्ड तरीका है कि जो इंटरमीडियरीज हैं बीच में, आप डायरेक्टली सैंक्शन कंपनी से नहीं करते हैं, फिर जो इंटरमीडियरी है उससे खरीदेंगे, और वो पता नहीं चलता है, वो ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इंटरमीडियरी का, उसका लिंक क्या है, कहाँ से है। शैडो फ्लीट होते हैं कि वहाँ से चला, किसी के नाम से चेंज होता है, तेल का फिर ट्रांसफ़र होता है दूसरे में और फिर आता है, तो उस ढंग से होगा। लेकिन अभी जैसा कि देखा पिछले महीने का रिपोर्ट में बताऊं तो तेल का आयात कम हुआ है रूस से। और एक यह भी बता दूं कि अमेरिका यह भी चाहता है कि रूस से या दूसरे देशों से भारत तेल कम कर दे और अमेरिका से खरीदे। अभी आपने देखा होगा कि महंगा खरीद ले। अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुआ अमेरिका के साथ, एलपीजी डील, कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिससे आपका खाना बनता होगा घर पे, तो वो डील हुआ है अभी अमेरिका के साथ पहली बार। तो आप ईरान से नहीं लेंगे, जो यहाँ के जो दूसरे कंट्री वहाँ से नहीं लेंगे, आप अमेरिका से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार भारत जो धर्म संकट में खड़ा हो जाता है, खुद को धर्म संकट में पाता है, अभी वैसा ही कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपने कम कर दिया रूस से खरीदना, जो आप कह रहे हैं नंबर्स पे दिखने लगा है, अमेरिका से खरीदने भी लगे हैं हमने, जबकि कहा कि हम महंगा तो नहीं खरीदेंगे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे में ये एक बैलेंसिंग एक्ट तो दिखाई दे ही रहा है कि हम अमेरिका से भी संबंध जितने खराब हो रहे थे अब नहीं चाहते उससे ज़्यादा खराब हो। देखिए, अमेरिका से तो हम कभी भी नहीं चाहते थे, ये हमारी मजबूरी है। अमेरिका से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे, या जो स्टेट पॉलिसी है, या भारत कभी भी नहीं चाहता कि हमारे संबंध खराब हो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जिस ढंग का स्टेटमेंट देना शुरू किया, उसमें जैसे कि पहले तो सैंक्शन, मतलब कुछ जो इंपोर्टिंग कंपनी थे जहाँ से हम कर रहे थे उस पर, रूस की कंपनी थी, उस पर सैंक्शन लगाया, सेकेंडरी सैंक्शन का धमकी दिया, उसके बाद हमारे पे टैरिफ लगा दिया, यहाँ तक बोला कि जो भारत की इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है। उन्होंने बोला कि वो प्रधानमंत्री मोदी को तो पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहे तो वहाँ पे परिवर्तन ला सकते हैं, इस ढंग का। और सीज फायर पाकिस्तान भारत में, उनका क्लेम है कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई इसलिए सीज फायर हुआ कि भारत भी वही चाहता था।
लेकिन इस ढंग के जो स्टेटमेंट आए हैं उससे भारत की जनता भड़क गई है, मैं बता दूं। भारत की जनता भड़क गई है और सरकार भी दबाव में है। सरकार को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे भारत की विदेश नीति और भारत की जो छवि है कहीं ना कहीं खराब हुई है, और इसका ध्यान ट्रंप ने नहीं रखा है। तो हम भारत कभी भी नहीं चाहता था कि हमारे अमेरिका के साथ संबंध खराब हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी यानी कि ट्रंप की पॉलिसी और स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि जो वो ट्रस्ट एक बनता जा रहा था पिछले 20 साल से, उसमें काफ़ी कमी हुई है। और इस कारण से भी देखा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कहाँ होती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विजिट में होता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, G20 के मीटिंग में शी जिनपिंग तो नहीं आए थे जब इंडिया होस्ट कर रहा था, लेकिन आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाह रहे थे? आप मैसेज यह देना चाह रहे थे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं। तो जब भी आप दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चीन हो या फिर रूस हो या साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील इत्यादि, तो ऐसे देशों के साथ आप सहयोग बढ़ाते हैं। अभी की इकोनॉमी की बात करूं, इस मंथ की इकोनॉमी के, तो हमने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया है। हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका से कम हो रहे हैं। जेम्स ज्वेलरी, डायमंड और जो श्रिम्प इत्यादि वो कम हुए हैं टैरिफ के बाद से, लेकिन हमने क्या किया, दुबई में ज़्यादा भेजना शुरू कर दिया, चीन में, कनाडा में, तो हमने डाइवर्सिफाई कर दिया और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। तो अगर अमेरिका वहाँ पे दबाव बनाएगा तो हम दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जो रोक के बोल रहा हूँ, लेकिन जो ट्रंप ने ये कहा था कि मेरी पीएम मोदी से बात हुई है और वो तेल खरीदना बंद कर देंगे, जिसके बाद हमने इस बात को खंडन किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच होता तो दिखने ही लगा है कि हम बंद करने ही लगे हैं। इस बात को हम कैसे समझाने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन को? राष्ट्रपति पुतिन से हमारी जो बात होगी उसमें हमें ऑल्टरनेटिव जो मीडियम्स होंगे, एक तो उस पर क्या यह संभव है कि जो प्राइवेट कंपनीज नहीं या कुछ ऑल्टरनेटिव जो कंपनीज हैं उसके माध्यम से जो कि सीधा उनके जो सैंक्शंस हैं उसके दायरे में नहीं हो। अब जैसे चीन क्या करता है उसका एग्जांपल बताऊं कि चीन में ऐसी कंपनी है जो कि केवल रूस से डील करेंगे और उनका जो ट्रेडिंग भी होगा वो डॉलर या जो स्विफ्ट या जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म उसके माध्यम से ना, वो डायरेक्ट उनके बैंक से होगा। उस बैंक का एक्सपोजर केवल चीन में है और फिर रूस में है। तो वैसे में क्या ऑल्टरनेटिव, भारत ने भी ऐसा करने की कोशिश किया था। मैं बताऊं, पहले एक यूको बैंक है जिसका कि जो इस ढंग के मैकेनिज्म किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी सक्सेसफुल नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन रास्ता है, लेकिन क्या रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यह भी आप मान लें कि अभी आपका जो नेगोशिएशन है वो अमेरिका के साथ चल रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या आप अमेरिका को और नाराज़ करना चाहेंगे? आपका FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, तो क्या आप यह रिस्क लेना चाहेंगे कि रूस के साथ इस ढंग के ऑल्टरनेटिव मीडियम्स की बात करें और फिर ये सारे कंट्रीज़ फिर आपके साथ दबाव में बनाने की कोशिश करेंगे? तो वो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा क्योंकि तेल वाले इंपोर्ट के हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम सऊदी अरब से कर सकते हैं या कतर, गल्फ कंट्री से कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें अपने जो इंपोर्ट्स हैं रूस से उसको डेफिनेटली कम होगा, मुझे लगता है और भी कम होगा। लेकिन उसके बदले में हम रूस से कुछ और खरीद सकते हैं। नहीं, और कुछ है ये ऑप्शंस नहीं, जैसे सुखोई की बात हो रही थी। डिफेंस का डील जो है उस लेवल का नहीं है। नहीं, उस लेवल का, मतलब कहने का मतलब जो जैसे कि $65 बिलियन का जो आप बात कर रहे थे, तो आप $65 बिलियन अभी एक साल में ट्रेड हो रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे थे रूस से तेल का। लेकिन डिफेंस कितना होता है? डिफेंस तो पिछले 15 से 20 साल की मैं बात करूँ तो उसमें $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। तो वो कंपेरिजन, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भाई देखिए, अगर आप तेल खरीदना बंद कर रहे हैं रूस से, तो आप पुतिन को शायद ये समझाएंगे कि हम आपसे भले ही तेल ना लें, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं से बराबर कर लेंगे आपसे। हम सुखोई 57 खरीद लेंगे, S-400 तो आ ही रहे हैं, और अमेरिका से हम जो उनका ऑफर भी था F-35 का, हमने नकार दिया है। तो हम इस तरह से कहीं बैलेंस कर लेंगे, तो पुतिन को समझा लेंगे। पर आप ये कह रहे हैं कि वो डील इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप इज इक्वल टू कर दो। डिफेंस, देखिए डिफेंस डील जो है उस अमाउंट, अगर केवल मैं कैश की बात, अमाउंट की बात करूं, तो हमारा डिफेंस डील उतना बड़ा नहीं है कि हमें 65, और हम पुतिन को खुश क्यों करेंगे? पुतिन को खुश करना हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारा तो यह है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या रूस सप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो हमारा रिक्वायरमेंट डिफेंस का है, हमारा रिक्वायरमेंट एनर्जी का है, हमारा रिक्वायरमेंट फर्टिलाइज़र का है। तो ये सारे चीज़ हम रूस से इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब एनर्जी वहाँ से नहीं करेंगे तो हम उसके बदले में हम वहाँ पे डिफेंस नहीं करेंगे। अच्छा, डिफेंस का हम इसलिए करेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं अभी। अब जैसे मैं बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो हमारा वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं वो जैसे S-400 और S-500 जो एक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है जिसका कि प्रयोग भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान काफ़ी हुआ था। तो हम वहाँ पे डील करना चाहते हैं। तो लेकिन
वह डील जो होगा 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन इस ढंग का डील होगा। उसके बाद आप जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, सुखोईस की बात करते हैं। सुखोई हमारे पास, मैं बता दूं कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करूँ, फाइटर जेट्स की बात करूँ तो लगभग 522 के आसपास है। और उसको स्क्वाड्रन के टर्म में बोलेंगे तो 29 स्क्वाड्रन्स हैं हमारे पास। हाँ, और 30-31 के आसपास ही रहेगा। रिक्वायरमेंट्स जो हमारा वो 42 के आसपास 42 है। बताया जा रहा है। तो वैसे में जो इतना जो गैप हो गया, 29 स्क्वाड्रन्स है और आपको 42 होना चाहिए, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर भी तो हो सकता है ना। तो वैसे में हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है अभी। और वैसे उसके लिए हम चूँकि सुखोई का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, मिग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन मिग 21 को हम फेज आउट भी कर रहे हैं। तो वैसे में हमें सुखोई की ज़रूरत है। और सुखोई 57 की भी बात हो रही है, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसकी बात हो रही है। और जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इत्यादि की बात भी होती है। वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान आके बना रहे हैं। नहीं, तैयार है रूस? नहीं, हर एक चीज़ हिंदुस्तान आके नहीं बना रहा है। और जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात होती है, कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो होगा वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी उस ढंग से शेयर नहीं करेगा। लेकिन रूस को भी ज़रूरत है कि वहाँ पे उसको इन्वेस्टर चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए जो कि उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो डेवलप कर पाए। तो क्या ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे कॉपरेशन पॉसिबल है, जैसा कि हमने ब्रह्मोस में किया हुआ है? अब ब्रह्मोस में जो एक मिसाइल सिस्टम, बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है, उसमें हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन किया हुआ है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। और भारत में प्रोडक्शन होता है और उसको हम एक्सपोर्ट भी कई देशों में करते हैं, चाहे वो फिलीपींस की बात करूं या दूसरे देशों में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस ढंग से टेक्नोलॉजी शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। और तो डिफेंस कॉपरेशन निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट पिलर है दोनों देशों के रिलेशनशिप के लिए। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। हाँ, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं कि वो डिलेड सप्लाइड हैं। रूस जिस ढंग जो कमिट कर रहा था, चूँकि उसका खुद वॉर में इन्वॉल्व है, तो टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, पार्ट्स नहीं कई बार मिल पा रहे थे, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स का आप एग्रीमेंट करते हैं किसी भी देश के साथ, तो आपका जो कॉपरेशन है जियोपॉलिटिकल इसलिए होता है कि वह लगभग 15 से 20 साल तक का कॉपरेशन होता है आपका। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो पहले तो डिलीवरी अगले 5-7 साल में होगी, उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको उस देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यह बहुत ही जियोपॉलिटिकल डिसीजन है। तो हम F-35 क्यों नहीं ले रहे सर? देखिए, F-35 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि एक तो कि अमेरिका प्रेडिक्टेबल कई बार नहीं होता है, कि बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, फिर टेक्नोलॉजी नहीं देता है। ट्रम्प की पॉलिसी है कि अभी दिया और कुछ अगर झगड़े हुए तो सडनली आपका भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है और पता चला उसने बंद कर दिया। चीन के साथ आपका युद्ध हो रहा है, उसने सप्लाई करना बंद कर दिया। रूस ने ऐसा नहीं किया। चीन के साथ हमारा युद्ध भी हो रहा था, तब भी S-400 सप्लाई, उसके ठीक थोड़े बाद आपने सप्लाई किया। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। दूसरा कॉस्ट एक फैक्टर है, कि कॉस्ट फैक्टर ये है कि अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट्स हैं एक्सपेंसिव होते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है कि जो अमेरिका ने जैसे F-16 आपको पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो क्या अमेरिका अगर कल के टाइम पे वो पाकिस्तान को भी दे दे तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो और सो जियोपॉलिटिकल फैक्टर हैं, कुछ टेक्निकल मिलिट्री फैक्टर हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी जब आप ट्रांजिशन करते हैं एक एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से दूसरे में, तो आपकी फेमिलियरिटी जिसमें को आप जानते हैं अच्छे, सुखोई को आप जानते हैं क्योंकि आपने यूज़ किया हुआ, आपके पास लगभग 200 से भी ज़्यादा सुखोईज हैं अभी, तो आप उसको जानते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी में एडजस्ट करना फ्यूचर में बहुत आसान होता है। दूसरा मैं देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भाई जैसे ग्लोब मास्टर खरीदा आपने US से, स्थिति ये है कि उसके ब्लैक बॉक्स तक को आप ओपन नहीं कर सकते हो, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो अमेरिका ये मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ तो नहीं करता, आपके साथ ही ज़रूर करता है कि आपको माल बेच देगा, लेकिन उसकी सर्विसिंग अपने यहाँ कराएगा, स्पेयर पार्ट्स भी हमें देंगे, टेक्नोलॉजी भी नहीं बताएंगे, तुम उसमें कुछ एनहांसमेंट भी नहीं कर सकते हमसे पूछे बगैर, और ब्लैक बॉक्स जैसी बेसिक चीज़ वो भी नहीं खोल सकते। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिया था, लेकिन उसने बोला कि F-16 को यूज़ भारत के अगेंस्ट में नहीं करोगे, करना या ईरान के अगेंस्ट में नहीं करोगे। तो बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो अमेरिका के साथ हम एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, तो इतने सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिसके कारण से हमारी समस्या बढ़ जाती है। और हम एक उनके प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे, हमने कोमकासा, बेका इत्यादि हमने साइन किया था, जिसमें कि एक एग्रीमेंट, मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं जा पा रहे कि इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब जैसे सिविल न्यूक्लियर डील की ही बात करूँ, अमेरिका के साथ हमने 2007-8 में तो हमने कर लिया, इतने हंगामा के बाद हमने किया था, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लाइबिलिटी क्लॉज और इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि हम उसको किसी को नहीं पता कि उस डील का फ़ायदा किसे पहुँचाया है, क्या पहुँचा है, क्या हुआ है, जबकि सरकार गिरने की नौबत उसका डील रूस को पहुंचा है। रूस तो कुडानकुलम में और दूसरी जगह पे आपको इन्वेस्ट कर रहा है, उसके कई जो कुडानकुलम में कई ऑपरेशनल हैं उसके, लेकिन अमेरिका का तो एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, दूसरे देशों से भी नहीं आया है।
तो उसका ये सारे इश्यूज हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करना चाहता, और अभी के समय में तो डील करना डेंजरस है, मुझे लगता है फेटल है। कि एक बोला जाता है ना कि अमेरिका के बारे में बोला जाता है कि डेंजरस टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका बट फेटल टू बी फ्रेंड। तो बोलने वाला था सादी भाषा में, तो ना ये दुश्मनी की ना किसिंजर ने, दोस्ती। हेनरी किसिंजर ने बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर है। तो वही दिक्कत है। अब उसका उदाहरण भी है कि पाकिस्तान तो बहुत करीबी था ना अमेरिका के साथ शीत युद्ध के समय में, लेकिन पाकिस्तान अभी कहाँ पे मुझे बताएं। वो भारत अभी अमेरिका से ज़्यादा करीब है पाकिस्तान की तुलना में। तो इसलिए अमेरिका के साथ भारत अभी ज्यादा करीब है पाकिस्तान की तुलना में, कैसे? निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी हमारे जो सरकार तक तय कर रहा है अमेरिका। वो अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान में सरकार भी बनाए, उनके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी कंट्रोल करे, वहाँ पे मुजाहिदीन के माध्यम से तालिबान को भी कंट्रोल करे, वो अमेरिका चाहेगा। लेकिन हो तो रहा है। लेकिन अभी वही इमरान खान बगल में खड़े थे पुतिन के, अब वो जेल में हैं, देखिए क्या क्या खबरें आ रही हैं। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया, फिर वहाँ पे भी तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे हैरानी हुई। उनको लंच भी कराया गया। फिर लेकिन देखिए, अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान और भारत की तुलना नहीं हो सकती है। अमेरिका को पता है कि भारत की जो इकोनॉमी, अभी भी साइज की बात कर दूं तो ये 4,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो हमारे महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जो इकोनॉमी उससे भी छोटी इकोनॉमी है। तो आप अमेरिका इन्वेस्टमेंट चाहता है, अमेरिका वहाँ पे एक्सपोर्ट चाहता है, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचना चाहता है, वो तेल को बेचना चाहता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा तेल का भी निर्यातक हो गया है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है। तो तेल को बेचना चाहता है, अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, वहाँ पे दूसरे जो उनके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इत्यादि जो हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान के वो जिस तरह से क्लोज है, जो उनको बिजनेस करने दे रहा अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी का, है ना, जिस तरह से बांग्लादेश में भारत के हितों के एकदम खिलाफ काम हो और अमेरिका वहाँ जो चाहता था वही हो रहा है। तो ये सब देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ना अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के हित प्रोटेक्ट करता है। ट्रंप की हालत देख के लगता है कि जो ट्रांजैक्शनल उनके एक रिश्ते रहते थे, भारत के मामले में तो वो शायद बिल्कुल भी लॉजिकल सोचना नहीं चाहते। जिस तरह की धमकियां वो देते रहे हैं, उससे कहीं से नहीं लगता है कि वो कोई बहुत अच्छे संबंध हाल में बनाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं। पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल उलट दिख रहा है, बढ़िया चल रहा है वहाँ तो सब कुछ उनके साथ। उसका 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के साथ जी। क्योंकि पाकिस्तान ने कमिट किया है, चूंकि पाकिस्तान भी एक तरह से ऑथोरिटेरियन स्टेट, मिलिट्री स्टेट के रूप में आप जानते ही हैं। कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन जो असीम मुनीर हैं चीफ, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है और वो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स को। इमरान खान के बारे में बोला जा रहा है कोई जेल में उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, पता भी नहीं है कहाँ पे हैं वो। तो असीम मुनीर के साथ वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, वो है क्रिप्टो करेंसी का एग्रीमेंट, कि पाकिस्तान ने कमिट किया है कि वहाँ के क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद वो भी ट्रंप के दामाद, सीधी बात अगर कहें, जी उनका हित है, उनका हित है बस। उसके बाद अमेरिका को यह भी लग रहा है कि चूंकि तालिबान पे अगर कंट्रोल करना है अभी, तो वो शायद पाकिस्तान के माध्यम से वो कर सकता है। और फिर असीम मुनीर ने उनके साथ काफ़ी उनको एक नोबेल प्राइज़ के लिए भी रिकमेंड किया पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ ने वहाँ के नोबेल। तो ये सारे जो ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही है ना, ये पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ दूसरी मजबूरी है, पाकिस्तान के साथ मजबूरी है कि पाकिस्तान चीन के काफ़ी करीब है, और ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ अभी अमेरिका का इसलिए नहीं हो पाएगा कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो पहले F-16 दिया था, क्या वो देना चाहेगा F-35 पाकिस्तान को? मुझे लगता है नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि चीन के पास ये टेक्नोलॉजी चली जाएगी। और चीन के साथ मिलकर तो पाकिस्तान जेट बना रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ भी J-20 उसका जो उस चीन पर अमेरिका हमेशा आरोप लगाता रहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं। तो चुराने के तो हमेशा रास्ते हैं उनके पास। जब आप सऊदी अरब को दोगे कुछ या पाकिस्तान को दोगे, तो वो चीन के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, तो वो डर हमेशा रहेगा। तो ये अभी जो हमारे जब तक निगोशिएशन नहीं हो जाते, हमारे निगोशिएशन अब अमेरिका के साथ चल रहा है, तो इश्यूज हैं और इशू रहेंगे। लेकिन यह मान के चलें कि भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा है वो भी संपन्न होगा। और उसके बाद हमारे, और फिर रूस और अमेरिका भी तो करीब आने की कोशिश करे। यह भी तो देखें, अब पुतिन के साथ सीधा डील के ट्रंप डील करना चाह रहे हैं। अगर वो डील करवा दिया तो फिर जो सैंक्शंस हैं वो भी हट सकते हैं, तो फिर विश्व की जो राजनीति हो बदलने वाली है। लेकिन ये जो 28 पॉइंट हैं, जो पीस डील, जिसके चक्कर में सब बहुत उलट पुलट चल रही है कहानियाँ सबकी, इसमें भी जब रूसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा कोई मतलब पक्का दस्तावेज नहीं है, क्वेश्चनर टाइप था, हमने देख लिया, हाँ ना में जवाब दे दिया। तो एक बात तो ये हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन में भी अब राजनीतिक संकट गहरा रहा है, वहाँ पर इस्तीफे चल रहे हैं, है ना। जो सबसे बड़े नेगोशिएटर थे, जो बिल्कुल राइट हैंड है ज़ेलेंस्की के, रिजाइन कर दें, उनका रिजाइन हो गया है। हाँ। तो
अब वो जेलेंस्की ये कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि देखिए रूस तो यही चाहता है कि हमारी आपस में एकता टूट जाए, पक्ष विपक्ष टूट जाए, ये मत होने देना। तो एक तरफ पीस डील भी होती नहीं दिख रही है, और ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि अगर जेलेंस्की नहीं मानेंगे इस प्लान पर तो मैं बात भी नहीं करूंगा, मिलूंगा भी नहीं। जी। तो रूस और अमेरिका करीब कैसे आएंगे जब ये पीस डील नहीं होगी? ट्रंप को ये भी तो दिखाना है कि मैं पुतिन पर या रूस पर उतना नरम भी नहीं हूं जब तक वो शांति समझौता नहीं करेंगे, और शांति समझौता होता नहीं दिख रहा है। देखिए, रूस का कहीं ना कहीं प्रभाव ट्रंप पे है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो 28 पॉइंट पीस प्रपोजल की आपने बात की, अगर उसके ड्राफ्ट को देखेंगे तो ये पूरी तरह से रूस को फेवर कर रहा था ये डील। उसमें क्या बोल रहा था कि यूक्रेन नाटो के मेंबर नहीं बनेगा और उसका डिमांड भी नहीं करेगा। उसमें ये बोला जा रहा था कि जो क्षेत्र रूस ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन का, यानी दोनबास का जो इलाका 90% जो कब्जा कर रखा है, वो रूस के पास रहेगा और इसको यूक्रेन रिकॉग्नाइज करेगा, लेजिटिमेट तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद कोई भी यूरोप की कोई भी मिलिट्री या आर्मी जो यूक्रेन के धरती पे नहीं आएगी, और रूस को G8 का मेंबरशिप, G7 का मेंबरशिप ऑफर किया जाएगा। तो ये जो प्रपोजल था पूरी तरह से रूस का ड्राफ्ट था। अब रूस भी इस लेवल का एग्रीमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद ये ज्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही था। ये पूरी तरह से ऐसे लग रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइजर ने उसको बना के दिया है। और इस पर लीक जब हुआ तो ये बात भी हुई, काफ़ी चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि क्या ये प्रपोजल। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रूस भी बस ये दिखा रहा है कि नहीं नहीं इतना भी कुछ खास नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं बना है, ये तो बस आया आपने, जबकि सच ये है कि उसमें रूस को ज़्यादा वजन मिल रहा है। रूस को ज़्यादा नहीं, रूस को ही वजन मिल रहा है। यूक्रेन की तो कोई बात ही नहीं हो रही वहाँ पे। उसका टेरिटरी कैप्चर हुआ, वहाँ से बोला जा रहा है कि अपनी आर्मी को विदड्रॉ करो। उसके बाद जो बोला जा रहा है कि नाटो के मेंबर्स, इस वार का मुख्य कारण क्या था? इस वार का यूक्रेन का लग रहा था कि नाटो का मेंबरशिप और यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है, और उसमें बोला कि नहीं, आप वो भी नहीं करेंगे। और फिर तो जेलेंस्की से यूक्रेनियन सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने जो 10 लाख लोगों को, कुछ लोग मरे, बहुत लोग मरे हैं और बहुत लोग उसमें कैजुअलिटी हुई है, तो आखिर किसके लिए करवाया? आज इसी एग्रीमेंट के लिए करवाया कितने? और यूक्रेन की आधी महिलाएं जो यूरोप में घूम रही हैं जॉबलेस और बहुत ही जो बहुत ही मीनियल वर्क वहाँ पे जो कर रही हैं, वो किस लिए करवाया? तो जेलेंस्की पे सवाल तो पूछा जाएगा, यूक्रेनियन पूछेंगे उससे। तो इसलिए यूक्रेन के फेवर में बिल्कुल भी कोई ये डील नहीं था। हालांकि यूक्रेन कोशिश यह कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के माध्यम से दबाव बना के इस डील को मॉडरेट किया जाए, और उसमें कम से कम सिक्योरिटी गारंटी, यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी की बात हो, जिसमें कि यह कहा जाए कि नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन उस ढंग का कोई क्लॉज लाया जाए जिससे कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिका इंश्योर करे कि अगर भविष्य में रूस अटैक करता है तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी। और फिर तो लेकिन नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी यूरोप। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जो शांति समझौते की सफलता में एकमात्र रोड़ा अमेरिका और पुतिन सिर्फ जेलेंस्की को मान रहे हैं? मे भी, क्योंकि पुतिन की तरफ से भी ये बात हुई थी कि जेलेंस्की को हटना चाहिए, कोई नया आ जाए तो बात हो सकती है। इनफैक्ट ट्रंप की तरफ से भी जो पहली मुलाकात हुई थी जेलेंस्की की, तो इशारे ही थे कि आप नहीं मान रहे हो, आप जिद्दी हो। तो ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की से व्यक्तिगत रूप से भी एक नाराजगी है, और अभी पता नहीं है, लेकिन यूरोप में भी मैं एक बार देख रहा था कि कुछ बयान जेलेंस्की के बारे में भी आ रहे थे कि प्रॉब्लम जेलेंस्की भी हो सकते हैं। हालांकि बाद में फिर जेलेंस्की को पुचकारा, सहलाया, तो लगा कि नहीं नहीं इनके साथ खड़े हैं। पर अब जो हो रहा है, जो करप्शन स्कैंडल खुला है, चीफ ऑफ स्टाफ जिसकी बात कह रहा था आंद्रे यर्मक, चीफ नेगोशिएटर, वो बाहर हुए हैं। अब इसके पहले जस्टिस और एनर्जी मिनिस्टर्स का इस्तीफा हुआ। मैं ये भी पढ़ रहा था रिपोर्ट्स में, कोई मंत्री बनने को तैयार नहीं है अभी यूक्रेन में, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, कोई भी मंत्री बनकर कुछ नहीं कर सकता उसमें, सिर्फ बुराई ही मिलेगी सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कुछ करने को ज़्यादा। तो ऐसे में जो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कीव के अंदर, तो उसमें ये भी हम देखने को मिल सकता है कि हमें कि जेलेंस्की का इस्तीफा हो जाए। ये संभव है अगर ट्रंप को लगेगा। देखिए, अमेरिका जब भी चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, ट्रंप जेलेंस्की को हटा सकता है। मैं बता दूं, जेलेंस्की अमेरिका के सपोर्ट के बिना वहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। और रूस भी यही चाहता है कि जेलेंस्की का वहाँ पे चले जाए और दूसरे। लेकिन मुझे लगता है कि पीस डील में सबसे बड़ी बाधा जेलेंस्की नहीं है। जेलेंस्की की कोई औकात नहीं है, अगर मैं काफ़ी रूड शब्दों में कहूँ तो। ये यूरोपियन यूनियन बाधा है, सब यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे बाधा है, क्योंकि यूरोप के कुछ कंट्री, खासकर ब्रिटेन, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट जो हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया इत्यादि, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये डील हो।
उनको लगता है कि रूस को रोकने का यही तरीका है कि नाटो के साथ उनका जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई दूसरा उसके लिए लड़ता रहे, और जेलेंस्की अपने लोगों के माध्यम से वो लड़ रहा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन यूरोप के लिए नहीं हो सकता है। तो रूस को कमज़ोर करने का तरीका है उसको इस ढंग के वॉर में एंगेज करना, जहाँ पे कि नाटो अपनी मिलिट्री भी नहीं भेजे, दूसरी मिलिट्री के माध्यम से। सो ये जो पॉलिसी है तो ये यूरोप की, और यूरोप क्या करता है कि जो अभी जो वॉर चल रहा है उसमें लगभग 65 to 70 बिलियन डॉलर यूक्रेन को चाहिए हर एक साल, कम से कम केवल युद्ध लड़ने के लिए। उसके अलावा दूसरे खर्चे लगे, 100 बिलियन के आसपास सपोर्ट चाहिए। तो यूरोप उसमें कुछ फंड उसको देते रहता है ताकि यूक्रेनियन वहाँ पे युद्ध लड़ते रहे। लेकिन अभी यूक्रेन की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो इस युद्ध को अब रोक भी नहीं सकते, क्योंकि रूसी डे बाई डे वहाँ पे कैप्चर करते जा रहे हैं और टेरिटरी को। तो यूरोप, लेकिन अब यूरोप में पोलैंड और इंग्लैंड इत्यादि देश ये सबसे बड़ी बाधा है, और उनको भी पता है कि जेलेंस्की अगर उनके सपोर्ट के बिना एक भी दिन वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, और ट्रम्प चाहे तो अभी भी हटा सकते हैं जेलेंस्की को। 2025 के आंकड़े हैं सर, हमले बढ़ गए हैं रूस के जी। और कीव में भी होने लगा है। मैं अभी कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स को देख रहा था, बढ़िया घूम रहे थे कीव में, लोगों से मिल रहे थे, ये बात भी हो रही थी। लोग भी कह रहे थे कि देखिए कभी कभार कुछ कीव पे होता तो है, लेकिन कभी भी सिविलियंस को अटैक नहीं करते हैं वो लोग, वो मान रहे थे इस बात को। लेकिन अब जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ एक आध हफ्ते में, ये भी हुआ है कि दावा है कि सिविलियंस भी हताहत होने लगे हैं, कीव पर हमले भी बढ़ गए हैं, यूक्रेन पर भी हमले बढ़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये दिसंबर ही बचा है, लेकिन अगले साल के 2-3 महीनों में अगर ये पीस डील नहीं हुई तो पूरी तरह यूक्रेन गिरने वाला है। क्योंकि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि रूस कमज़ोर हो रहा है, तो यूक्रेन भी कहीं से मजबूत तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन काफ़ी वल्नरेबल, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और वो कम से कम दोनबास के इलाके में बता दूं कि वहाँ पे वो जो एक पोक्रोव्स्क करके एक वहाँ पे जो सिटी है जिसको कि रूस ने अभी लास्ट में कैप्चर किया है, वो बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से रेलवे और रोड लिंक्स सीधा कीव तक जाते हैं, और उसको उसने कैप्चर कर लिया है। और उसके बाद यह संभावना बताई जा रही है कि बहुत दिन तक यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट के बिना, और अगर अमेरिका सप्लाई, अगर डील नहीं होता है तो अमेरिका सप्लाई बंद कर सकता है। अमेरिका ने बोला था कि टॉमहॉक मिसाइल देगा, अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल नहीं दिया है। तो अगर ये सारे अगर यूरोपियन नहीं देते हैं, तो फिर फाइटर जेट्स अगर नहीं देते हैं, तो यूक्रेन बहुत दिन तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा रूस के साथ। उसके पास पैसों की भी कमी है और आर्म्स एंड वेपन्स की भी कमी है। तो इस संभावना यह भी बताई, और जो प्रेशर है जेलेंस्की पे डील करने का, उसका कारण यह भी है कि वह उसको लगता है कि रूस और भी ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर लेगा, फिर रूस को भगाना मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि रूस का प्लान है कि वो कीव को कैप्चर करे। वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा तो ओडेसा पे जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सी का पोर्ट है, और वहाँ पे जो गवर्नर है उसको भी हटाया गया। आपने बताया था करप्शन चार्जेस, वहाँ के गवर्नर को भी हटाया गया है। और यह भी सच है कि उन पे काफ़ी करप्शन चार्जेस हैं जेलेंस्की के ऊपर, उनके टीम के ऊपर, और अभी काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, और उसका कंस्क्रिप्शन में भी काफ़ी घोटाला वहाँ पे हुआ है। तो इस कारण से उन पे अंदर से भी जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी दबाव है, और उनको लग रहा है कि इस युद्ध से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो काफ़ी डिमांड है जेलेंस्की को चेंज करने की इंटरनली भी। तो निश्चित रूप से जेलेंस्की काफ़ी कमज़ोर है अभी पूरे अपने देश में। तो कोई भविष्यवाणी कीजिए फिर, कितने दिन में कीव का गढ़ गिरेगा या पीस डील हो जाएगी? आपको लग रहा है कुछ? देखिए, पीस डील की पहले क्या होगा, पीस डील या गढ़ गिरेगा? देखिए, रूस बोल रहा है कि पीस डील हम नहीं करेंगे, पीस डील हम करेंगे अगर हमारे रूट कॉजेस को तुम मानते हो। रूट कॉजेस क्या है? नाटो मेंबरशिप, और हमारा जो टेरिटरी है वो हमारे पास होना चाहिए। वहाँ रशियन लोग हैं, उसको टेरिटरी को हमने मिला लिया और हम उसके साथ मान जाएंगे। जेलेंस्की बोला नहीं, पहले सीज फायर करो। रूस को लगता है कि सीज फायर करने का मतलब है कि हम इसको टाइम दीजिए यूक्रेन को, यूक्रेन फिर से आर्म्स बुलाएगा, आर्म्स वेपन्स लेगा अमेरिका और यूरोप से, और फिर हमला जारी रखेगा। तो इसलिए वो सीज फायर की बात नहीं बोल रहा है। हम बोलेंगे हम रूट कॉजेज पे जाओ, रियल डील पे बात करो, तब हम सीज फायर की बात करेंगे। तो सीज फायर की संभावना तो अभी बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ट्रंप पुश करेंगे और जेलेंस्की पे और यूरोपियन यूनियन पे खासकर दबाव बनाएंगे तो इसकी संभावना बनती है। लेकिन वो फिर अभी जैसे कि अभी बातचीत चल रही है और अमेरिकन डेलीगेट्स रूस भी जाने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो अगर बात बढ़ती है, कुछ एक हफ्ते बाद ही है, हाँ, कुछ बेसिक इश्यूज अगर मानते हैं तो शायद सीज फायर की संभावना बन सकती है। अभी एक लेख पढ़ रहा था, आज ही आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो उसमें जर्मन एम्बेसडर और ब्रिटिश और एक और 3 ने मिलके लिखा है। तो पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई है उसमें, और ऐसे में हम फुल स्टेट लेवल सेरेमनी दे रहे हैं उन्हें। तो पश्चिम में थोड़ी नाराज़गी तो इंडिया को लेके है, नई दिल्ली को लेके है कि पुतिन वॉरमोंगर हैं और आप उनके साथ जो है गलबहियाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उनकी परवाह तो कर नहीं रहे हैं, बुला ही रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है? क्या हम रूस के साथ और गहरे स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं?
हमारे रिश्ते पुराने हैं ही। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप मुझे कुछ बातें बता रहे थे, मैं चाहता हूँ वो तो आप बताएं ही। जी। लेकिन या फिर हम ये माने अभी कि हम अमेरिका को थोड़ा समझाने के लिए, दिखाने के लिए रूस के साथ ये सब बहुत बस अभी कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज जा रहे हैं, जैसे थे बस वैसे ही हैं। नहीं, देखिए, रूस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, कई बार जो पश्चिमी के देश हैं उसको नहीं समझते हैं। पश्चिमी के देशों का मानना है कि चूंकि भारत का रिश्ता रूस से सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि रूस डिफेंस सप्लाई करता है, मिलिट्री डिफेंस पे हमारा डिपेंडेंस है एक तरह से। अभी भी 60-65% जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं हम रूस से ही मंगाते हैं, बाकी देशों की तुलना में अगर करूँ तो। हाँ, ये ज़रूर है कि अब फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल इत्यादि से हमने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन हमारा डिपेंडेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है रूस पे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन भारत और रूस के रिश्तों को समझना पड़ेगा, तो आप हम पे अगला सवाल इतिहास पे भी पूछ लीजिएगा। ये जुड़ा हुआ इतिहास है में इसमें, जाऊँगा क्योंकि बाकी लोग वो नहीं बता पाएंगे जो शायद मैं आपके इसके साथ बात साथ ही कर पाऊँ। नत्थी है वो सवाल। जी। लेकिन Attached है, पूछिए पहले आप, अभी आपका बताइए आप। कंटेम्प्रेरी जो अभी वाला हाँ। सवाल है वो बता दूं। हाँ। तो देखिए, जो बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं ना, तो आप यह मानिए कि अगर मान लीजिए कि जो जर्मनी बोल रहा है, फ्रांस के जो एम्बेसडर बोल रहे हैं, उनकी बात को मान लें और अपने संबंध रूस के साथ खराब कर लें। अब जरा काउंटर फैक्चर्स बोला जाता है कि थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव सोचिए क्या होगा फिर। शतरंज के गेम में आप अपनी चाल को केवल नहीं देखते हैं, आप दूसरा क्या चल रहा है वह भी तो आप देखेंगे ना। तो आप ये सोचिए कि अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आगे क्या होने वाला है। आगे यह होगा कि ये पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तीनों साथ में आ जाएंगे और ये सारे कॉन्टिनेंटल पास हैं, आपके नेबरिंग पास हैं। ये अमेरिका जैसा वहाँ पे पैसिफिक ओशन में नहीं है, तो ये आपके नेबरिंग पार हैं, ये सारे आपके पास में आ जाएंगे, ये सारे आपके अगेंस्ट में पॉलिसीज़ परस्यू करना शुरू कर देंगे। ये आपको पाकिस्तान से लेके जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ईरान से लेके सेंट्रल एशिया के देश हैं, टर्की तक, यहाँ पे आपकी एंट्री बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूस को अपने साथ रखना। मैं जियोपॉलिटिकल लार्जर पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, और इसको जो पश्चिमी देश हैं, जर्मनी के एम्बेसडर और फ्रांस के एम्बेसडर और यूके के एम्बेसडर जो लिखते हैं, उनको यह पता नहीं, और उनको भारत का इतिहास भी नहीं पता। मैं बता दूं कि जो लोग, आपके जैसे लोग जो जानते हैं इतिहास को, जो यहाँ के सेंटिमेंट को समझते हैं, वो पॉपुलर सेंटिमेंट यहाँ पे जो इमर्ज किया है वो कोई सोवियत यूनियन के टाइम पे भी नहीं किया। उसका एक इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है। और इतिहास में बताऊं कि इतिहास में जाऊं मैं आपके, अरे प्लीज जाइए, बहुत समय। तो इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे देखिए जो क्या हो रहा था कि एक तो कि नितिन सबसे पहले जो रूसी एक जो ट्रैवलर हैं वो आते हैं, आप कभी 3-4 पेज का आप उसका राइटअप है, वो डायरी लिखते थे और डायरी खो गया था और बाद में जाके किसी ने डिस्कवर किया, एक दूसरे रशियन ऑथर ने, तो फिर उसकी डायरी पब्लिश है। तो उस समय से बहमनी एम्पायर में आए थे और ट्रैवल करके, जर्नी ऑफ 3 सीज अंग्रेजी में, जो तो उसको आप कभी पढ़ेंगे तो उस समय से शुरुआत होती है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश का टाइम था, तो ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ कि रूस में जारिस्ट एम्पायर था, और जारिस्ट एम्पायर एक बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में था जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके लिए। उसको लगता था कि जो रूस है जिस ढंग से सेंट्रल एशिया के देश को आ गया है तो अफगानिस्तान को क्रॉस करेगा, और उस समय तक पाकिस्तान और भारत एक ही थे देश, कॉलोनियल इंडिया में एक ही थे, तो पेशावर तक के पहुंच जाएंगे और वहाँ पे फिर हमारी टेरिटरी। तो रूस का जो थ्रेट था जारिस्ट एम्पायर का, वो काफ़ी ज़्यादा था ब्रिटिश एम्पायर में। तो ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि ब्रिटिश एम्पायर ने एक नेचुरल जो एक कंटिन्यूटी था, जो हमारा जो कल्चरल इंट्रैक्शन सिल्क रूट के माध्यम से या फिर लैपिस लुजली रूट के माध्यम से जो हो रहा था, उसको उसने रोक दिया और एक अफगानिस्तान में बफर स्टेट वहाँ पे क्रिएट किया। और उसमें उसके चक्कर में 3 वॉर हुए वहाँ पे। पपेट रेजिम ब्रिटिश लाने की कोशिश करता था साहस-सुजा इत्यादि के माध्यम से, और फर्स्ट अफगान वार, सेकेंड अफगान वार, थर्ड अफगान वार ब्रिटिश इंडिया के साथ हो रहा है। तो उस समय जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो नेचुरल इंट्रैक्शन था वो होने से रोक दिया, क्योंकि उसको रूस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रोकना था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे बोल्शेविक आ जाते हैं रूस में, और बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन होता है तो उससे रूस को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उसको लगा कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ हैं ये भारत में स्प्रेड हो गए, इंग्लैंड को लगने लगा डर, ब्रिटेन को, आप रूस बोले, हाँ, ब्रिटिश एम्पायर को, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रिटेन का जो एम्पायर था, जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो उसको काफ़ी वहाँ पे डर लगने लगा। उसको लगा कि ये सारे जो है ऑलरेडी हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरी थे, और जैसे कि जो शौकत उस्मानी या फिर जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी, एम.एन. रॉय इत्यादि, या फिर भगत सिंह भी, ये सारे जो रिवोल्यूशनरी थे उन पे ऑलरेडी कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था, और उनको लग रहा था कि ये सारे जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो फिर हमारी समस्या बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया
कि रूस के इन्फ्लुएंस को यहाँ पे, रूस के जो इंटरेक्शन था उसको यहाँ पे पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश किया। लेकिन इसके उल्टा क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो भारत के जो क्रांतिकारी हैं या भारत में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो वहाँ के आइडिया से इन्फ्लुएंस ये होते जा भारत रहे की बात की लीडरशिप भी 47 वाली भी, हैं। मैं नेहरू। बताऊँ अब, हाँ, नेहरू, गांधी, टैगोर, आप भारत के 3 इंपॉर्टेंट लीडर हाँ, हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे तो गांधी किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। और उनके द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू जो प्रभावित था, जो पीस की बात कर रहे थे। और टॉलस्टॉय फार्म जो साउथ अफ्रीका में वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद जो अहिंसा इत्यादि की बात करते हैं, जो लव के माध्यम से एनिमी को हराने की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक टॉलस्टॉय। तो रूस का इन्फ्लुएंस गांधी पे आपको दिख रहा है वहाँ पे। नेहरू तो जानते हैं कि नेहरू जी, आपको शायद पता होगा कि नेहरू जी जब गए थे, जो वहाँ पे जो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का, उस समय जाते हैं और काफ़ी प्रभावित होते हैं वहाँ पे। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वर्किंग क्लास का जो वहाँ पे कंट्रोल बढ़ा है, और तो इन सारी चीज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके बाद एक किताब भी लिखते हैं, सोवियत रसा ग्लिम्सेस करके है वो, तो आप उसको आप एक बार देखिएगा। उसमें क्या है कि उनके जो आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे थे, तो उसको उन्होंने कंपाइल किया है एक बुक के फॉर्म में 1929 में, तो वो लिखा था। उसके बाद 1930 में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर रसियार चिट्ठी, जो कि बंगाली में लिखा था, उन्होंने चिट्ठी लिखे थे, उन्होंने लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड्स को, और वो लेटर बाद में पब्लिश होता है। तो उस लेटर्स में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इम्प्रेस होते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से, वहाँ पे प्रभावित होते हैं वहाँ के एजुकेशन में जो आम लोगों को जिस ढंग से मिल रहा है। लेकिन जो वो एक इंडिकेट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नेहरू काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं, लेकिन टैगोर जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इंडिविजुअल जो एक फ्रीडम होना चाहिए, उसको वहाँ पे जो सोशलिज्म में स्टेट के लिए उसको समर्पित कर दिया गया, उसको सरेंडर कर दिया गया, और इससे वहाँ पे तानाशाही के पनपने की संभावना है, ये वहाँ पे बोलते हैं वो। और नेहरू तो वहाँ से प्रभावित थे। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर प्लान इत्यादि जो करते हैं, बिल्कुल वहाँ से तो आप गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तीनों तो आपको देख रहे हैं कि उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ब्रिटिश ने रोकने की कोशिश की, और हमारे जो फ्रीडम देश फाइटर्स आज़ाद होती है तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और ये तो केवल मैं जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की एम एन रॉय की बात करें, गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। एम एन रॉय ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेटअप किया था, वो तो भारत में हुआ ही नहीं था। वो तो 1920 में ताशकंद में, वो तो ताशकंद में हुआ था, ताशकंद। तो उसके बाद 24 में एक उसका भारतीय चैप्टर वहाँ पे होता है। शौकत उस्मानी, एम एन रॉय इत्यादि बहुत सारे लोग थे। और एम एन रॉय और लेनिन का तो डिबेट है कि सोवियत यूनियन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किस हद तक जो नेहरू इत्यादि जो कि बुर्जुआ जिसको मानते थे, तो बुर्जुआ पार्टी को, बुर्जुआ कैपिटलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लेनिन बोले कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये सब इंपीरियल के अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। एम एन रॉय का मानना था कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक डिबेट भी है लेनिन के साथ। तो ये, और कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक नेटवर्क था जो कि सोवियत यूनियन से लिंक था, लेकिन उसको स्टालिन नहीं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सोशलिज्म इन वन कंट्री वहाँ पे चल रहा था। और उसके बाद अब सोवियत पीरियड की बात करें तो फिर क्रुश्चेव आते हैं। सोवियत पीरियड में 3 बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर मुझे 2 मिनट आप देंगे तो सोवियत यूनियन में क्या होता है कि देखिए, क्रुश्चेव जब आते हैं इंडिया में 1955 में आते हैं, और वो आते ही नहीं है, वो दिल्ली नहीं आते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, और कश्मीर में जाके वो डिक्लेयर करते हैं 1955। याद रखिए, आपका केस जो है वो वहाँ पे यूएन में जा रहा है, नेहरू ने वहाँ पे भेजा है कश्मीर का केस को। भारत के साथ पहला जो पाकिस्तान के साथ एक युद्ध था वो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि अभिन्न अंग है कश्मीर भारत का। कोई भी दूसरा देश आज तक किया है क्या, मुझे बता दीजिए। चाहे वो फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, या जूते जापान की बात करें, नहीं किया है। तो ये क्रुश्चेव 1955 में करते हैं। तो पहला, उसके बाद क्या करते हैं कि यूएन में जो वोटिंग होता है सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत पीरियड में, तो उसमें सारे वोटिंग में एक ही कंट्री है जो कि भारत के फेवर में वोट करता है, वो है सोवियत यूनियन। तो वो होता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में, और जब युद्ध होता है तो भारत को भी डर था, और चीन भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री था चीन, तो उसको लग रहा था कि शायद सोवियत यूनियन चीन को सपोर्ट करे। 1962 उस समय युद्ध नहीं हुआ था चीन का रूस के साथ। हाँ, तो 1962 में ये लग रहा था कि कहीं रूस ने, लेकिन उसमें सोवियत यूनियन ने एक न्यूट्रल पॉलिसी रखी, और कहीं ना कहीं कोशिश किया कि ये युद्ध नहीं हो। तो उससे चीन को काफ़ी दुख पहुंचा। चीन को लगा कि अरे हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, ये हमारा कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन वहाँ पे न्यूट्रल हो, लेकिन न्यूट्रल हुआ तो ये भारत के फेवर में गया।
उसके बाद लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट उसके बाद क्या होता है कि आपका भिलाई स्टील प्लांट और जो आपका दूसरे जो स्टील प्लांट्स इत्यादि, आपका आईआईटी मुंबई, ये सारे वेल ओएनजीसी में भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियल एक डेवलपमेंट होता है, और नेहरू ने जो जिसकी कोशिश की थी, तो एक तो वो हेल्प सोवियत यूनियन से मिली, वो सोवियत यूनियन से मिला, तो उसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका नहीं आ रहा था भारत के सहयोग के लिए। तो इस कारण से जो एक सेंटिमेंट था वो काफ़ी फेवरेबल होता गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है 1971, जब आपका बांग्लादेश को इशू को लेके पाकिस्तान से वार हो रहा था। उस वार में अमेरिका ने क्या बोला कि हम अपना 7th फ्लीट हाँ इंडियन ओशन में भेज रहे हैं। ये तो आप यहाँ का भारत का बच्चा जानता है, और सारे लीडर भी आपको क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, हमें भी पढ़ाया गया है। बिल्कुल। तो उस समय जो एक एग्रीमेंट होता है और 7th फ्लीट, और उसके बाद रूस बोलता है कि मैं भी अपना न्यूक्लियर सबमरीन व्लादिवोस्तोक से भेज रहा हूँ सर इसके लिए। तो उसके बाद ये रुक जाता है। अब जो अमेरिकन इंटरवेंशन की जो संभावना बन रही थी वो रुक गई, वो हमेशा न्यूट्रलाइज की। तो ये आपका हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को ना तो जो जर्मनी और यूके के एम्बेसडर जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो यहाँ पे एक एंटी रशिया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको हिस्ट्री नहीं पता है। जो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे जो रशिया के फेवर में है, एक तरह से ऑब्लिगेटेड भी फील करता है कि रशिया अगर क्राइसिस में है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। एक लार्जर जनरल सेंटिमेंट है, उसका कोई रीजन नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपसे भी कह रहा था कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कोई किसी को नहीं कह रहा है, लेकिन पुतिन को लेकर जो एक भाव है कि पुतिन एक महान व्यक्ति हैं, उनके चलने का स्टाइल है ना, उनके बात करने का स्टाइल, उसे पब्लिक सेलिब्रेट करती है। मतलब इंडियंस में पुतिन को लेकर एक हमदर्दी का और एक ऐसा भाव है कि ये कोई अच्छे आदमी हैं। उसको किसी सरकार ने कभी नहीं कहा है, कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं आप अच्छा मानो। लोगों को लगता है अंदर से कि रूस ठीक है, पुतिन ठीक है। इनफैक्ट यूक्रेन को लेकर भी जब वॉर हुआ तो एकदम तो, क्योंकि भारत मूल रूप से तो शांति प्रिय देश है, तो ये वाले सेंटिमेंट मैंने बहुत देखे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 महीने साल भर बाद जो उसकी पेचीदगियाँ हैं मामले की, जब खुलकर सामने आने लगी, और जब ये भी खुलकर सामने आने लगा कि यूक्रेन ने कभी इंडिया का समर्थन नहीं करा, कश्मीर का मामला हो, कोई भी मामला हो, इंडियंस के साथ जो हुआ, वहाँ से यहाँ आने वाले इंडियंस के साथ, इनफैक्ट अभी भी यूक्रेन जाने वाले बहुत सारे इंडियंस के साथ जो घूमने जाते हैं किसी भी तरह से, अभी भी वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं देखा जाता इंडिया को। तो फिर जब धीरे धीरे ये खबरें, सूचनाएं भारत पहुँची हैं, तो भाई फिर किसी को समझाना बताना ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही समझ में आ जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। बस सरकार भले ही किसी भी तरफ ना हो, लेकिन इंडियंस का सेंटिमेंट किस तरफ है ये आप सोशल मीडिया पे जाइए, रैंडम देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो वो पुरानी दोस्ती है, वो कोई अभी नहीं हुई है, पुरानी दोस्ती है। और वो ट्रम्प के लिए हवन हुए, लेकिन ट्रम्प को गाली भी जल्दी पड़ने लगी है। मगर पुतिन के लिए कभी हवन भी नहीं हुए, तो पुतिन को भी गाली भी नहीं पड़ रही है इंडियंस के बीच में। हवन तो तब होगा ना जब आप इलेक्शन में किसी के बदलने की संभावना, रूस में तो बदलने की संभावना ही नहीं रहती तो हवन किसके लिए करेंगे? तो आप वेलकम ही करेंगे। देखिए, भारत में जो सेंटिमेंट है प्रो पुतिन इसलिए है कि शायद मोदी जी कई बार बोल चुके हैं कि पुतिन इज ए फ्रेंड, एक कैमरेडरी है, ये भी होता है दोनों देश में, दोनों बर्थडे पे एक दूसरे को विश करते हैं। तो ये सारा चीज़ है। और रूस ने अभी भी कश्मीर के इशू को लेके या उसको लेके हमेशा भारत को समर्थन किया, उसका अंश है। लेकिन भारतीयों का जो एक लगाव है रूस से ज़्यादा है, रूस के लोगों से ज़्यादा है, पुतिन से भी ज़्यादा। भारत को यह भारत में हमारा यह भी है कि हम दूसरे देश की अंदरूनी राजनीति में इंटरफेयर नहीं करते। तो वहाँ पे पुतिन कैसे आ रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं। बिल्कुल, वो उनकी चिंता होनी चाहिए कि रूस में वो बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमारी चिंता का विषय है कि हम अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, और हमें जो क्राइसिस के समय में किसने मदद की, तो एक भारतीय वहाँ पे ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। और इस सेंटिमेंट को पश्चिमी मीडिया शायद नहीं समझती है, और पश्चिमी एक्सपर्ट्स भी नहीं समझते हैं। वो हर एक चीज़ को मटेरियल टर्म्स में देखते हैं कि कितना ट्रेड हो रहा है, केवल 10 बिलियन का ट्रेड पहले हो रहा था तो उसको कोट करते थे, और केवल मिलिट्री डिफेंस हो रहा है तो इसलिए भारत की जनता व्यापार के हिसाब से रिश्ते नहीं देखती है। वो नहीं जानते हैं कि कितने हमारे राज कपूर को किस ढंग से रूस में पसंद किया जाता था, और मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, ये वाले सब जो फिल्म इत्यादि बने थे, बॉलीवुड का इम्पैक्ट, जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, पॉपुलर इमेजिनेशन में जिस ढंग से रूस है, उसको मुझे लगता है कि हमारे जो टेक्स्ट बुक के माध्यम से कॉलेज इत्यादि में पढ़ाया भी नहीं गया। तो हम भी जो पढ़ते हैं एक तरह से कॉपरेशन की बात करते हैं, बायलैटरल कंटेम्प्रेरी पढ़ा। इतिहास में जैसे जिस ढंग से मैंने आपको बताया कि टॉल्स्टॉय का, गांधी का, नेहरू और टैगोर, 3 बड़े सबसे लीडर पे जिस ढंग का प्रभाव था, उसको हम उस ढंग से नहीं पढ़ाते हैं एक जॉइंट तरीके से। तो ये प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ, आप ये मानते हैं?
देखिए सरकारें नहीं, बदलती प्रभाव कम रही, हुआ है। दौर बदलते रहे, नहीं, वो प्रभाव हुआ है? काफ़ी कम हुआ है। प्रभाव काफ़ी कम हुआ है। उसका कारण है कि हमारा जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो डायस्पोरिक पॉपुलेशन है वह भी जैसे अभी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है। तो और टेक्नोलॉजिकल जो कॉपरेशन है वह अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो पहले हमारे जो जिस ढंग के संबंध थे सोवियत यूनियन के समय में, उस ढंग का संबंध अभी तो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे जैसे कितने लोग रूस में पढ़ने जाते हैं, जिस ढंग से पहले लाखों लोग जाते थे रूस में, सोवियत यूनियन में पढ़ाई करने के लिए, अभी वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तो उस ढंग का कॉपरेशन हमारा रूस के साथ नहीं है। लेकिन रूस एक हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो लोगों के इमेजिनेशन में है, पॉपुलर फोकलोर में है, और स्ट्रेटजिकली भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जैसे एक्सपर्ट्स के दिमाग में है। तो यानी कि जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि पुतिन से नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात केवल अभी की बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबा चला आ रहा जो सिलसिला है उसे मजबूती करेगा। और भविष्य में भी अगर अभी भी देखें यहाँ से खड़े होकर भी 2025 में दिसंबर में, तो साफ दिखाई देता है कि रूस अकेला देश था और शायद रहेगा जो हिंदुस्तान को उस तरह सपोर्ट करता है, इस तरह कोई नहीं कर रहा है। हालांकि जब भी मैं आप जैसे एक्सपर्ट से बात करता हूं तो ये भी बात निकल के आती है कि फिर रिश्ता अगर वैसा नहीं रहा तो रूस भी थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ अब देखने लगा है। अब उस तरह से आंख बंद करके रूस भी नहीं है जी कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जी पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत उनका भी है। जी, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए हमारी मजबूरी है कि हम जैसे अमेरिका भी बहुत बड़ा एक एनिमी रहा है रूस का, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, चीन के अगेंस्ट में हमारा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है। तो रूस की भी अपनी मजबूरी है, जिसमें कि हम रूस के चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चीन के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापार तो हम भी कर रहे एक्सेप्ट हैं। करते हैं। हाँ, व्यापार हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट हम रूस चीन का जो रिश्ता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट डाइवर्स हैं, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है और उसको मानते हैं। तो उसी ढंग से अगर पाकिस्तान का रूस के साथ अच्छा संबंध है, जब तक कि रूस वहाँ पे, हम एक मैसेज रूस को हमेशा देते हैं। मैंने काफ़ी डिप्लोमेटिक फोरम में मैंने बात किया और देखा, हमने सुना भी है कि वहाँ पे यह बताते हुए कि रूस के साथ पाकिस्तान अगर मिलिट्री कॉपरेशन उस ढंग से करता है कि वहाँ पे मान लीजिए फाइटर जेट्स इत्यादि, तो हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन रूस इस चीज़ को समझता है, इसलिए रूस वैसा नहीं करता, मैं बता दूँ। जी तो तेल मसाला बेचो जी डिफेंस वेंस वाली डील मत करना। उस ढंग के जो स्ट्रेटजिक, उस ढंग के जो डिफेंस डील्स होते हैं, हाँ, उसको उससे रूस बचता है, रूस से ये बचता है। देखने में आया है। और हालांकि इमरान खान वाला जो मैं आपको वाकया बता रहा था कि यूक्रेन पर हमला करते ही वो पहुंच गए थे, उससे एक बार को लगा ज़रूर था कि शायद पाकिस्तान बहुत क्लोज जाना चाहता है, लेकिन उसके बाद से अब तक कहानी काफ़ी बदल चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तान के तराजू में अमेरिका का पलड़ा भारी है और हम रूस की तरफ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आखिर में आप सम अप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, मैं यही बताना चाहूँगा कि एक तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और रूस का अभी जो हमारा जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन है, उसमें रूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अगले 5 से 10 वर्षों में मैं यह बदलाव नहीं देख रहा हूँ। तो यह आप मान के चलें कि रूस एक अकेला देश है जिसके साथ हमारे संबंध द्विपक्षीय अगर करूँ तो वो बड़े अच्छे संबंध है, त्रिपक्षीय RIC रशिया इंडिया चाइना वह भी अच्छा है, कुछ जो चतुर्पक्षीय है ब्रिक्स वहाँ में आ पे भी है। जाइए। तो वो सारे संबंध हमारे उसके साथ अच्छे हैं। जरूरत है कि एक लोगों के जो आपस के कल्चरल कॉपरेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ है कि रूस को वर्कर की आवश्यकता है, और रूस हमारे यहाँ से काफ़ी वर्कर्स भी मंगा रहा है। हाँ। पिछले साल जैसे 75,000 को मंगाया, 1 लाख लोग, बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोग, 2,30,000 के आसपास लोग पिछले 2 साल में गए हैं भारत से रूस में काम करने के लिए। तो उनके राइट्स और उनके जो इश्यूज हैं उसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अगर यह होता गया तो मुझे लगता है कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे भविष्य में भी। तो भाई जैसे अमेरिका जा रहे हो, आप ब्रिटेन जा रहे हो, ऐसे रूस भी जाओ। नौकरियां भी हैं, पढ़ाई भी है, और हमारे पुराने अच्छे संबंध भी हैं, तो वहाँ सुनवाई भी है। मतलब कुछ जो अरब देश हैं वहाँ जिस तरह के हालात बन जाते हैं कई बार भारतीयों के साथ, ऐसे संबंध मैंने ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम रूस में तो नहीं देखा किसी इंडियन के साथ। इनफैक्ट अभी भी जब
बहुत सारे ट्रैवलर्स वहाँ जाते हैं, जो वहाँ से वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, तो यही देखने को मिलता है कि रशियंस इंडियंस का नाम सुन के तो खुशी होते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा देश अफगानिस्तान है आजकल। गाना भी सुना देगा। अगर रूस जाएंगे आप, मैं कई बार गया हूँ, हाँ। अगर जाएंगे वहाँ पे तो एक दो गाना भी वहाँ पे जो मिलेंगे रूसी पुराने वाले, हाँ। वो मिथुन चक्रवर्ती को का गाना सुना देंगे, राज कपूर के गाने सुना देंगे आपको। लेकिन वह भी काफ़ी कम हो गया, जिस ढंग से सोवियत यूनियन में हो रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हाँ, दोनों ही तरफ से थोड़ा कम हो गया, पर वही मेरा कहना था कि इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा हम ब्रिटेन में या अमेरिका में जाते हैं, बिल्कुल जाएं, वैसे ही शायद हमें घूमने फिरने बिल्कुल जाना चाहिए। खूबसूरत देश है, बहुत डाइवर्स और देश कुछ है, ढंग से बहुत महंगा बड़ा भी देश नहीं है। है, महंगा भी नहीं है। हाँ, भारत से महंगा भी थोड़ा नहीं सा ही महंगा है, भारत से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो उतना ही महंगा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी 4 और 5 दिसंबर का इंतज़ार पूरी दुनिया को है, हमें भी है। देखते हैं इस मुलाकात से क्या निकल के आता है। और अगले हफ्ते एक मुलाकात यूक्रेन के लोगों की रशियन से होनी है, नहीं अमेरिका वालों की होनी है अभी तो, रूसियों से। यूक्रेन और रूस कब आमने सामने बैठेंगे अभी उसका तो नहीं पता है जी। तो देखिए, दिसंबर शुरू हुआ है, साल खत्म होने को है। इस साल कुछ होता है नहीं होता है, 30-31 दिन बचे हैं। 3 पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के और आने हैं। अगर कुछ हुआ तो ज़रूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके धैर्य के लिए शुक्रिया, आपके आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।